हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा स्टडी 88 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या था और इस अधिनियम को भारत में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो थोड़ा सा हम इसकी बैक हिस्ट्री में जाएंगे कि और किस तरीके से कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय लोगों के बीच में आपसी संबंध खराब हो जाते हैं और भारत में परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं, इतनी मतलब उठक पटक हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम को लाना उचित समझा था। और अब हम आगे ये देखेंगे कि किस तरीके से भारत में जो भारत का जो राज्य सचिव था, लॉर्ड मॉडले था, वह भारत के बारे में किस तरह की वो अपने अंदर मंशा रखता है और भारत के लिए क्या क्या वो बोलता है। अब हम आगे ये देखते हैं कि जो मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल था वो किस तरीके से भारत का जो वायसराय मिंटो था वो उससे जाकर के मिलता है और और अपनी मांगों को वो रखता है उसके सामने। तो चलिए हम आज इस वीडियो में बात करते हैं कि वर्ष 1909 में इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम को मॉडले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉडले मिंटो सुधार का मतलब ये होता है कि जो मॉडले था वो इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। अब इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में चुनाव प्रणाली इस सिद्धांत को मान्यता मिली थी या चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को मान्यता मिली थी और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिससे केंद्रीय और विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान कर दिए गए थे। अब हम आगे ये देखते हैं कि जो भारत का जो सचिव था यानी कि लॉर्ड मॉडले था, उसकी भारत के बारे में क्या मंशा थी। वह भारत के बारे में स्पष्ट तौर पर उसने कह दिया था कि भारत स्वशासन चलाने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने प्रतिवर्ष स्वशासन की उसने मांग करी थी। इसके बाद जो है लॉर्ड मॉडले इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और वह कहता है और वह कभी नहीं चाहता था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो या कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना हो। अब क्या था कि जो 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम को प्रस्तुत करने के पीछे दो मुख्य कारण थे या दो घटनाएं थी। पहली घटना ये थी कि इसको प्रस्तुत करने से पहले यानी कि इस अधिनियम को प्रस्तुत करने से पहले अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुसलमान प्रतिनिधिमंडल भारत के वायसराय मिंटो से जाकर के मिला और उसने मांग की और कहा कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए और उनका प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में ही किया जाए। तो इसका मतलब ये था कि अलग यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली वो होती थी कि इसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर यदि कोई मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसको जो उसके लिए जो वोटिंग करेंगे ना वो केवल मुसलमान लोग ही करेंगे, यानी कि मुसलमान लोगों का ही मतदान होगा। तो ये मांग की गई थी मुसलमानों के लिए और उनका जो प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में ही किया जाए। अब इसकी अगली घटना क्या थी कि वास्तव में जो 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम ये 1909 का ये जो अधिनियम था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य ये था कि यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि भारत में जो उदारवादी जो लोग थे उनको तो भ्रमित करना था। यानी कि उदारवादी लोग यानी कि वो गर्मपंथी के लोग हो गए, तो उनको तो वो भ्रमित करते थे और भ्रमित करके यानी उदारवादी लोगों को या नरमवादी लोग गर्मपंथी लोगों को भ्रमित करके वो भारत में राष्ट्रवादी दलों के बीच में फूट डालना चाहते थे या उन्होंने फूट डालने का काम किया था। और फिर उन्होंने सांप्रदायिक सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय एकता को वो नष्ट करना चाहते थे। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने इस सुधारों के द्वारा जो नरमपंथी और मुसलमानों को लालच देकर वो इन सुधारों के माध्यम से भारत में वो राष्ट्रवाद के उफान को दबाना चाहते थे पूरी तरीके से। किस तरीके से जो लोग अपनी स्वशासन की मांग कर रहे हैं तो उनको किसी तरीके से उनको दबा दिया जाए, यानी वो अपनी स्वशासन की मांग वो कर ही नहीं पाएँ। उससे पहले क्या है कि उनके उफान को दबा दिया जाए या उनके जुनून को ख़त्म कर दिया जाए, किसी भी तरीके से वो चाहते थे। अब क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा संसदीय व्यवस्था जो संसदीय प्रणाली थी उसको तो मान्यता मिल जाती है, लेकिन उनको उत्तरदायित्व नहीं मिलता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव
सीमित मताधिकार और विधान परिषदों की सीमित शक्तियों ने ब्रिटिश सरकार को भ्रमदिशा कर दिया था। अब सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इस अधिनियम में कि शासन का उत्तरदायित्व एक वर्ग को दे दिया और शासन की शक्तियां दूसरे वर्ग को दे दी थी। अब इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि विधानमंडल और कार्यकारिणी सदस्य के लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है, जिससे ब्रिटिश सरकार और भारतीय लोगों के बीच में आपसी संबंध बिल्कुल ख़राब होते चले जाते हैं। अब इस पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि लॉर्ड कि मॉडल मिंटो सुधार ने तो हमारा सर्वनाश ही करके रख दिया था, क्योंकि इस अधिनियम से यानी 1909 के अधिनियम से जनता कुछ और चाहती थी, लेकिन उनके साथ हो कुछ और गया था। तो इस बात पर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस अधिनियम ने या मॉडल मिंटो सुधार ने तो हमारा सर्वनाश ही करके रख दिया था। तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी, कुछ तथ्य थे, तो इनको जानना जरूरी था। तो अब ये विशेषताएं बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी ये क्या थी। अब पहली जो विशेषता थी कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई थी। अब इसका कहने का मतलब क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में तो वृद्धि हो गई। जब आकार में वृद्धि हो गई तो क्या हुआ कि केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या को भी बढ़ा दिया गया था। 16 से कितनी कर दी थी? 60 कर दी थी। अब 16 संख्या कहाँ थी कि जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था उसमें 16 थी, अब उसमें संशोधन करके 60 कर दी गई थी। अब अगला क्या था कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा था, परंतु प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई थी। यानी केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा, सरकारी सदस्य कौन होते थे? वो सारे के सारे ब्रिटिश अफसर थे, यानी ब्रिटिश अधिकारी थे केंद्र में। और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत को उन्होंने बनाए रखा था, यानी इनकी व्यवस्था कर दी थी कि। और अगली था कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था और इनकी नियुक्ति एक विधि सदस्य के रूप में की गई थी। ये कभी कभी बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में किसको शामिल किया गया था, है ना? तो क्या आएगा? सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया था। और किसके रूप में शामिल किया गया था? तो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया था। अगली विशेषता थी कि विधान परिषद के सदस्यों को अंतिम रूप से बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का भी इसको अधिकार मिल गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बजट को स्वीकार करने से पहले वाद विवाद यानी चर्चा पे चर्चा ये लोग कर सकते थे। यानी कि हमने उससे अगले वाले अधिनियम में देखा था कि 1892 का अधिनियम था, उसमें क्या था कि पूरा प्रश्न पूछने का ही अधिकार था और बजट पर बहस करने का भी अधिकार था। लेकिन इसमें क्या था कि अनपूरक पूछने का भी प्रश्न अधिकार था। अनपूरक प्रश्न बोले तो अनलिमिटेड बात करने का अधिकार था, यानी चर्चा पे चर्चा करने का भी इनको अधिकार दे दिया गया था और प्रस्ताव पारित करने का भी इनको अधिकार दे दिया गया था कि ये जो है प्रस्ताव को भी पारित कर सकते हैं। अगली विशेषता क्या थी कि इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या है कि पृथक मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन के आधार पर क्या था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इसमें किया गया था। अगली विशेषता है कि इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिक मान्यता प्रदान की, यानी कि सांप्रदायिक को वैधानिक मान्यता प्रदान की कानूनी तौर पर। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अगला था कि इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। तो इस तरीके से हमने इनकी विशेषताओं को देखा था। तो एक बात और थोड़ा सा रीड कर लो, इससे याद हो जाएगा कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी और इनकी संख्या यानी केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। अब क्या था कि केंद्र परिषद में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। अब इस अधिनियम के द्वारा पहली बार सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था और जो इनको शामिल किया गया था एक विधि सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया था। अब इस सदस्यों को लोगों को अंतिम रूप से बजट को स्वीकार करने से पहले वाद विवाद, अनपूरक प्रश्न करने का, चर्चा पर चर्चा करने का इनको अधिकार दिया गया था। और मुसलमानों के लिए
यानी कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था। अब क्या था कि सांप्रदायिक को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी और सांप्रदायिक निर्वाचन को जनक किसे कहा गया था? लॉर्ड मिंटो को कहा गया था। तो इस तरीके से हमने बारी बारी इनकी विशेषताओं को देखा। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थीं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं अगले अधिनियम में, तो आगे की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। जय हिंद।